नमस्कार दोस्तों। प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही है रीट को लेकर। रीट में आपकी 3 क्लासें आ रही हैं रेगुलर। राजस्थान ज्योग्राफी आ रही है, इंडिया ज्योग्राफी आ रही है, उसी के साथ साथ हिस्ट्री की क्लासें आ रही हैं। जल्दी हम रीट में जो भी आपकी क्लासें आ रही हैं उन सभी की MCQ और PYSQ भी आपको जल्द ही करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे कि आज तक की जो भी रीट की एग्ज़ाम लगी हैं उनमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की बात करेंगे। जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम टॉपिक वाइज क्या ले लेंगे, MCQs ले लेंगे। हम MCQs इस प्रकार से लेंगे कि आपकी आने वाली एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। आप बार बार अगर उन क्लासों को देखोगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार बन सकता है, क्वेश्चन किस किस प्रकार बनते हैं। तो बार बार पढ़ने से आपका लेवल भी अच्छा हो जाएगा और आपको प्रश्नों का लेवल पता चल जाएगा, आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और जैसे ही MCQ या हम PYQS करवाएंगे उन सभी की आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी सीकर, और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप। उसमें हम पोल के माध्यम से क्वेश्चन भी करते हैं, उसके बाद में जो भी ज़रूरी अपडेट होती है वो उस टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं। अब जैसे ही हमारी कौन कौन सी क्लासें लाइव रहने वाली हैं, जल्द ही हमारा ये कोशिश रहेगी कि आने वाली सभी क्लासों को हम क्या कर देंगे, लाइव करेंगे, ताकि आप हमसे वार्तालाप कर सको, आपका कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो। अगर फिर भी मान लो कि आप लाइव नहीं आ रही है क्लास और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमारी क्लास के नीचे लिख दिया करो, ताकि हम देखकर कल उसके बारे में आपको बता सकें। और हमारी जैसे ही आप, जैसे मान लो मेरी इंडिया ज्योग्राफी की आप क्लास देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको रेट हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी भी क्लासें मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, महामैराथन क्लासें लगी हुई हैं किसकी, पशु परिचर की। तो पशु परिचर में जो भी आपका भाई बंधु है उनको आप पशु परिचर की क्लासेस शेयर कर सकते हो, जिसमें आपको आए हुए 2015 से लेकर 2024 में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी का समावेश किया गया है। अब हम भारत की ज्योग्राफी पे आते हैं, और भारत की ज्योग्राफी में अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा, भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में हमने 3 भौतिक प्रदेश की बात कर ली, और अपना चौथा भौतिक प्रदेश चल रहा है कौन सा, उसकी हम बात करें तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा चल रहा है अपना, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और देखो इसमें अपनी एक क्लास हो गई है। अब थोड़ा सा एक बार हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, और यह किस आकृति में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसका शीर्ष कहाँ है, कन्याकुमारी में है, और आधार इसका किस तरफ है, उत्तर की ओर, दिल्ली कटक से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक है। इसके कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसके बाद में देखो दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा तो है ही है, इसके साथ साथ सबसे प्राचीन भी है। कैसा है, सबसे प्राचीन भी है। और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर इसके बाद में मैं बात करूं कि इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1400 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। इसका शीर्ष है वो कहाँ है, कन्याकुमारी। इसके आधार की मैं बात करूं तो आधार में यहां पर है दिल्ली कटक। इसका इधर वाला पूर्व वाला आधार कहां है, राजमहल की पहाड़ियां। और देखो दोस्तों, इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ पर पाए जाने वाली पहाड़ियों के द्वारा इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें इसके अलग अलग भाग बन जाएंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पठार पाए जाते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं छोटी छोटी, उसी के साथ अनेक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, जिनमें इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है,
5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसकी हमारी बात हो गई। इसके बाद में मैं बात करूं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। कितनी है दोस्तों? 600 से 900 मीटर है। भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। कैसा है? भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसके बाद में देखो यहां पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों की हम बात करें, जिसकी हमने कल वाली क्लास में बात की थी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हो आप। तो देखो पर्वत श्रेणियां कल हमने जो बात की पर्वत श्रेणियों की, उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी अरावली पर्वत श्रेणी। किस पर्वत श्रेणी की? अरावली पर्वत श्रेणी। और देखो अरावली पर्वत श्रेणी में हमने मोटी मोटी बात की है, बल्कि अरावली पर्वत श्रेणी की हमारी राजस्थान ज्योग्राफी में कंप्लीट बात हो चुकी है, जिसकी 1 या 2 क्लासें हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाओगे तो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास है, उसमें जाकर आप देख सकते हो अरावली का विभाजन। और अरावली की उसमें आपको सारी विशेषताएं मिल जाएंगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, कितनी इसकी लंबाई है, प्राचीन समय में इसकी ऊंचाई कितनी थी, वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है, इस पर मुख्य मुख्य कौन सी पर्वत चोटियां ऊंची पाई जाती हैं, इसका अंतिम विस्तार कहाँ तक है, इसके पूर्व में कौन सा भाग है, इसके पश्चिम में कौन सा भाग है, अरावली का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, अरावली में सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, अरावली का सबसे कम विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। इस प्रकार से सारी विशेषताएं आप राजस्थान ज्योग्राफी में देख सकते हो। और राजस्थान ज्योग्राफी में अरावली पर्वत श्रेणी की क्लासें हो गई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रीड की क्लास है ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी, उसमें आप देख सकते हो। आगे हमने दूसरी पर्वत श्रेणी की बात की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या विशेषता बताई थी मैंने कि यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से क्या करती है? पृथक करती है। दक्षिणी भारत से पृथक करती है। कौन करती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में 3 पर्वत श्रेणियों की चर्चा की हमने, भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ। कितनी पर्वत श्रेणियां थी? टुकड़ों में विभाजित है, भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। इसका विस्तार देखिए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, आगे यूपी से होते हुए सासाराम, बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में तीसरी पर्वत श्रेणी की हमने बात की, जिसमें थी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी थी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी हमने बात की कि इसके भी विस्तार अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे पार्श्वनाथ, महादेव और मैकाल हिल्स। कौन कौन से भाग हैं? पार्श्वनाथ, महादेव, मैकाल हिल्स। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी की हमने बात की थी, तो वो कौन सी थी? धूपगढ़। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये बातें अपनी हो गई। इसके बाद में देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी को बोला जाता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके बाद में देखो 4 नंबर पे सतपुड़ा के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है, जिसे बोला जाता है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी। और अजंता श्रेणी और सतपुड़ा के मध्य भी एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे बोला जाता है ताप्ती नदी। कौन सी है दोस्तों? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी का उद्गम यहां पर एक बेतुल का पठार है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो 2 नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा नदी है और इसके अलावा कौन सी है? ताप्ती नदी है। इसके बाद में देखो अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी होगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी। इसके बाद में है सतमाल और एक है हरिश्चंद्र। ये पर्वत श्रेणियां हो गई। और ये तीनों की तीनों अजंता, सतमाल, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा देखो गुजरात राज्य की पर्वतों की हम बात करें तो गुजरात में एक तो है गिरनार, एक गिर है और इसी के साथ साथ एक मांडव है। ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं
जो कहाँ पर हैं, गुजरात में है, और एक है कच्छ हिल्स। कौन सी है? कच्छ हिल्स भी कहाँ पर है? गुजरात में। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाने वाली छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर अर्थात पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग पर दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उन दो पर्वत श्रेणियों की देखो बात करें हम, ये देखो अपना है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या अपना दक्षिणी भारत। इस दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी भी अलग अलग भागों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार पूर्वी भाग पर भी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसकी हम बात करें तो यह खंडित रूप में पाई जाती है। पूर्वी भाग पर जो पाई जाती है खंडित रूप में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई भी क्या है? कम है। अब देखो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की लंबाई की हम बात करें तो लगभग इसकी कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो इस किस किस नाम से इसे जाना जाता है, उन सभी की हम चर्चा करें तो इसका सबसे ऊपर वाला भाग है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इस पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। किस पर्वत श्रेणी का? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का। तो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसे बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री। इस नाम से जाना जाता है उत्तरी सह्याद्री, और इसका विस्तार है गुजरात और महाराष्ट्र, थोड़ा सा आंशिक रूप से गोवा में। इसके बाद में इसके मध्य में इसका भाग है, इसे बोला जाता है मध्य सह्याद्री। इसके बाद में देखो इसके दक्षिण में है दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी है? दक्षिणी सह्याद्री। अब देखो दक्षिणी सह्याद्री में अनेक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे ये वाला भाग है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने वाली जो पर्वत श्रेणी है, इसे बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी हिल्स है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो किसको किससे मिला रही है? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाती है। इसके बाद में देखो दक्षिणी सह्याद्री का और कौन सा भाग है? यह है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, इसे बोला जाता है कार्डामम या इलायची। कौन सी है? कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां। और दक्षिणी भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी है, एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जिसकी बात करें तो वो है नागरकोयल। कौन सी है? नागरकोयल। इन सभी की हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर देखो इसके बाद में है पंचामलाई हिल्स है। कहां पर है? पंचामलाई हिल्स तमिलनाडु में है। इसके बाद में देखो अन्ना अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर 3 पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं? 3 पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। अन्नामलाई है, पालनी हिल्स है, और इसी के साथ कार्डामम या इलायची हिल्स है। तो देखो अन्नामलाई से एक तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भाग में जा रही है, इसे बोला जाता है पालनी हिल्स। कौन सी है? पालनी हिल्स। अब पालनी हिल्स और जावादी हिल्स के मध्य भी एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है छोटी सी, उसे बोला जाता है शेषाचलम, सॉरी शिवरोय हिल्स। शेषाचलम तो आंध्र प्रदेश में है, ये कौन सी है? शिवरोय हिल्स। इसके बाद में शिवरोय हिल्स के ऊपर है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी के मध्य मिलते हैं, उसे बोला जाता है जावादी हिल्स। कौन सा है? जावादी हिल्स। जावादी हिल्स के ऊपर हम बात करें तो शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में देखो एरामल्ला है। इसके बाद में नल्ला मल्ला है।
वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, इसके बाद में टीकरापारा हिल्स। टीकरापारा हिल्स कहां है? ओडिशा में। इसके अलावा वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामल्ला, एरामल्ला, शेषाचलम, ये सारी की सारी पर्वत श्रेणियां कहां हैं? आंध्र प्रदेश में हैं, जिन सभी की हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियों की बात करें तो सैलहेर है, महाबलेश्वर है, यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। कालछुबाई है जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखो, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो यहां पर है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है मध्य सह्याद्री की। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। कालसुबाई। इसके बाद में देखो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, ये आपको याद रखना है कि दादा बेटा या दोदा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में देखो, जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, यह है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। बहुत बार एग्जाम में आया है कि दक्षिणी भारत की या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है अनाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। तो ये यहां पर हमने प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात की। अब इसकी पश्चिमी घाट की अलग से बात करते हैं और पूर्वी घाट की हम अलग से बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कल दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की, और इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के इस वाले भाग में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, इसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और इस वाले भाग में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है खंडित रूप में या अवशिष्ट रूप में, इसे बोला जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। और मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जो भी क्लास आपके सामने उपस्थित हो रही है, जहां पर डायग्राम बनाया गया है, तो यह कोई एक प्रदर्शनी के लिए तो बनाया नहीं गया कि शो पीस बनाया गया है कि क्लास को हम ऐसे सुंदर बना सके। नहीं, हमने इन मैप को इसलिए ऐड किया है ताकि आप इनकी क्या बना सको, नोटबुक में ऐसा का ऐसा मैप बना सकूं। और ज्योग्राफी, मैं फिर बोलता हूं कि ज्योग्राफी थ्योरेटिकल न होकर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैप में आप जितना काम करोगे ज्योग्राफी में, उतना ही क्या हो जाएगा? आसान। अब मान लो कि आपने ऐसा मैप बना लिया तो आपके दिमाग में हर एक चीज रहेगी कि इस तरफ वाला पश्चिमी घाट, इस तरफ वाला पूर्वी घाट। फिर इस पश्चिमी घाट को भी आपने अगर डिवाइड कर दिया, खुद ने वर्क कर लिया अपने हाथ से, तो आपको याद रहेगी उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। और आप सभी को पता है कि खुद को मरे बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? हम कई बार नहीं सोचते क्या कि दूसरा मर जाए हमें स्वर्ग मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग हमें प्राप्त करना है तो हमें मरना होगा, और हमें जॉब लगनी है तो हमें तपना होगा, बार बार मेहनत करनी होगी, हमें अधिक से अधिक पढ़ना होगा। और मैं फिर यही बोलता हूं कि आपको 10 से 15 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? 10 से 15 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको रेगुलर पढ़ना है। 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई कर लो आप। कितना? 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लो। लेकिन क्या करो? रेगुलरिटी रखो कि आप दिन में कुछ भी करो, खेलो कूदो, नहाओ, मस्त रहो, सो, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें 6 से 8 घंटा पढ़ाई करनी ही है। और देखो दोस्तों, 24 घंटे में से 6 घंटे तो हमें निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब 6 घंटे हम पढ़ाई करें तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, उसके अलावा इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए, और शांत वातावरण होना चाहिए कि हमें 6 घंटे बिल्कुल पढ़ाई को ही देने हैं। उसके बाद में आपको जितनी मर्जी आए उतनी क्या करनी है? मस्ती करनी है। और आसानी से आपकी रीट क्रैक हो जाएगी। रीट ज़्यादा महाभारत नहीं है। रीट में आपको 82 क्वेश्चन सही करने हैं। 82 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, बिल्कुल हंसते हंसते हो जाएंगे। और जो आपको क्लासें कराई जा रही हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। हमारी कोशिश यही है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
हमने हर एक चीज का समावेश किया है। जहां मैप की आवश्यकता हुई है वहां पर हमने मैप भी ऐड किया है। जहां पर थ्योरी में जो जो चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी हमने बहुत से ऐड की हैं, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं कई बार। अब आगे आते हैं अपनी बात पे। तो देखो, यह है दक्षिणी भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां जो प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती हैं, जिसमें हमने बात की अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर ली हमने। इस अरावली पर्वत श्रेणी के अलावा हमने विंध्याचल, ये जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है? विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर कितनी पर्वत श्रेणियां बनी हुई हैं टुकड़ों के रूप में? 3 हैं, जिसमें भारनेर है, कैमूर है और एक कौन सी है? पार्श्वनाथ है। इसके बाद में विंध्याचल के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसको किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा के नाम से। किस नाम से? सतपुड़ा के नाम से। और सतपुड़ा में भी हमने 3 भाग बनाए थे इसके, राजपीपला, महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स। फिर मैंने दोस्तों एक बात बताई थी कल आपको कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य मैकाल श्रेणी से एक नदी निकलती है, उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी के नाम से। कौन सी नदी है? नर्मदा, जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार यहां बैतूल के पठार से एक नदी और निकलती है, उस नदी की मैं बात करूं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उस नदी को ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। और दोनों की दोनों नदियां किस में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहते हुए कहाँ आकर अपना ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं? अरब सागर में बनाती हैं। फिर हमने बात की कि सतपुड़ा के दक्षिण में है अजंता पर्वत श्रेणी, ये कौन सी है? अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता के दक्षिण में है हरिश्चंद्र है, और हरिश्चंद्र के ही पास में एक और है, कौन सी? सतमाल। कौन सी है? सतमाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद में ये अपनी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात हो गई थी। फिर इसके बाद में मैंने बात की पश्चिमी घाट और कौन सी? पूर्वी घाट। ये कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? पश्चिमी घाट, और ये वाली कौन सी हैं? पूर्वी घाट। अब आगे हम बात करेंगे, इनकी हमारी चर्चा कल हो चुकी थी। इसके बाद में ये कौन सी है? गिर है। ये कौन सी है? मांडव है। यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? कच्छ। कौन सी है? कच्छ हिल्स। अब हम बात करेंगे किसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की, और हमने सारी की सारी पश्चिमी घाट पर जो भी विशेषताएं हैं उन सबको ऐड किया है। सबसे पहले मैं बात करूं उत्तरी सह्याद्री की, तो देखो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री में नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, और यहीं पर सबसे दक्षिण में अर्थात भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है नागरकोयल। कौन सी है? नागरकोयल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जिसके बारे में भी कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए। सबसे उत्तरी तो कौन सी है? कराकोरम। और सबसे दक्षिणी कौन सी है? नागरकोइल। और मध्य में कौन सी है? विंध्याचल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, इनकी विशेषताओं की बात करें कि इस उत्तरी सह्याद्री का विस्तार, यहां पर एक नदी आती है, कौन सी? ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी के मुहाने से। और ताप्ती नदी कहां पर है? गुजरात से। ताप्ती नदी के मुहाने से यहां पर गोवा तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तो मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और यहां पर 3 ऊंची चोटियां भी हैं। कौन सी हैं? 3 ऊंची चोटियां हैं। उनकी बात करें हम तो एक तो है कालसुबाई। कौन सी है? कालसुबाई। और कालसुबाई के बाद में है सेलहर। सेलहर के बाद में है महाबलेश्वर। और दोस्तों, जब नदियां पढ़ेंगे तो हम महाबलेश्वर की फिर से बात करेंगे कि महाबलेश्वर से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, जो गोदावरी नदी के साथ मिलकर केजी बेसिन का निर्माण करती है। और कृष्णा नदी अपना डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसके बाद में देखो, मध्य सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी मैं बात करूं तो यहां की है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? मध्य सह्याद्री की। और मध्य सह्याद्री का मुख्य रूप से विस्तार कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी है? दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री को भी अलग अलग भाग बना दिए। दक्षिणी सह्याद्री का ही आगे
इधर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा हुआ भाग है नीलगिरी की पहाड़ियां, और इसके बाद में दक्षिणी सह्याद्री का दक्षिणी भाग है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई के दक्षिण में एक पहाड़ी है इलायची की पहाड़ियां, और इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी है, नागरकोइल की पहाड़ियां। अब देखो दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दादा बेटा या दादा पोता या दोदा बेटा, कौन सी है, दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, जो प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में अगली पर्वत श्रेणी है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है जो दक्षिणी भारत की तो सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। क्या नाम है इसका, अनाईमुड़ी इसका नाम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर। फिर इसके बाद में देखो कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, और कार्डामम और इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में एक दर्रा स्थित है, कौन सा, सेनकोट दर्रा। कौन सा दर्रा है, सेनकोट दर्रा। और यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य भी एक दर्रा स्थित है, जो कौन सा है, पालघाट दर्रा। इसी प्रकार उत्तरी सह्याद्री में भी दो दर्रे पाए जाते हैं, थालघाट दर्रा है और भूरघाट दर्रा है। इन दर्रों की बात भी हम आगे करेंगे। अब इसके बाद में देखो यहां पर है तमिलनाडु में एक पंचामलाई की पहाड़ियां हैं, इसके बाद में पालनी की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां, तीन पर्वत श्रेणियां एक स्थान पर मिलती हैं, अर्थात तीन पर्वत श्रेणियां एक जगह आकर मिलती हैं, जिसमें है अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। पंचामलाई की पहाड़ियां कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब देखो पालनी की पहाड़ियों के उत्तरी भाग में एक पर्वत श्रेणी और है, शिवरोय पर्वत श्रेणी। कौन सी है, शिवरोय, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया, शिवरोय पर्वत श्रेणी। और ये देखो नीलगिरी की पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसे बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट की कौन सी पर्वत श्रेणी आकर मिलती है, जावादी हिल्स। कौन सी है, जावादी हिल्स। अब हम इसकी आगे 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सह्याद्री, या इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मोत्सव करगार। देखो सतपुड़ा पर्वत तो कैसा था, ब्लॉक पर्वत था, लेकिन यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये कगार के रूप में। तो देखो यह भारत के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है। इसका विस्तार देखो ताप्ती नदी गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और कन्याकुमारी तक है। और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में है। इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर। लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। कितनी है, 600 से 900 मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो दोस्तों, यह एक वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी खड़ा किनारा या कगार है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल खड़ा है। देखो इस पश्चिमी घाट की मैं बात करूं तो इसका ये वाला जो भाग है यह खड़ा ढाल है। कैसा ढाल है, एकदम इस प्रकार से खड़ा ढाल है। लेकिन जो पूर्वी ढाल है यह मंद ढाल है। किस प्रकार है, मंद ढाल है, तीव्र ढाल है, जबकि पूर्वी ढाल मंद है। पूर्वी ढाल कैसा है, मंद है। इसी कारण हम नदियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में ज्वार, नदमुख या एस्चुर का निर्माण करती हैं, बल्कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से ही निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से ही निकलती हैं। इसके बाद में देखो, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिम से निकलने वाली नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है।
वह जल प्रपातों का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिम से निकलने वाली नदियां किस सागर में गिरती हैं या किस खाड़ी में गिरती हैं? तो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। आगे देखो दोस्तों, यह पर्वत उच्च वर्षा, सघन वन व समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और जब भी अरब सागरीय मानसून की शाखा है सबसे पहले आती है तो किससे टकराती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में घनघोर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य भी करती है। बिल्कुल, देखो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां कहां गिर रही हैं? अरब सागर में गिरती हैं। जैसे पेरियार है, मांडवी नदी है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियां गोदावरी है, कृष्णा है, ये नदियां कहां जाकर गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो देखो, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य कर रही है। उसी प्रकार सतवड़ा पर्वत श्रेणी में एक पर्वत श्रेणी थी, कौन सी? मेकाल, जहां की सबसे ऊंची चोटी थी अमरकंटक। वहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। तो मेकाल की जो पर्वत श्रेणी है यह भी किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। आगे देखो दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं जल विभाजक का, गोदावरी नदी कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और पेरियार नदी कहां जाकर गिर रही है? अरब सागर में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। कर्नाटक में इसे किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से। तथा केरल में इसे अन्नामलाई व कार्डामम या इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो दोस्तों, पश्चिमी घाट श्रेणी को 3 उपभागों में बांटा गया है। इतने उपभाग बनाए गए हैं, इसके 3 उपभाग हैं, जिसमें सबसे पहले है उत्तरी सह्याद्री, इसके बाद में है दूसरा मध्य सह्याद्री, इसके बाद में है तीसरा दक्षिणी सह्याद्री। और ये अलग बात है कि दक्षिणी सह्याद्री को भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। 3 भाग बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? उत्तरी सह्याद्री, जिसका मुख्य रूप से विस्तार कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। तो देखो, इसका विस्तार गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर महाराष्ट्र व गोवा तक है। अब देखो, उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के मध्य जो विभाजन का कार्य करती है वह करती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन कर रही है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो उत्तरी सह्याद्री को मध्य सह्याद्री से क्या करती है? पृथक करती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने? कालसुबाई है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर। अन्य चोटियों की बात करूं मैं उत्तरी सह्याद्री में, तो सेलहर महाराष्ट्र में है, जिसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। इसके बाद में महाबलेश्वर है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, इसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। तो इसमें आपको मुख्य रूप से इसी की क्या रखनी है? ऊंचाई याद रखनी है, बल्कि ये तीनों को याद रखना है आपको कि उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सी ऊंची चोटी पाई जाती है। आगे देखो दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख दर्रे, मैंने क्या बताया कि उत्तरी सह्याद्री में प्रमुख 3 दर्रे पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये है अपना दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत में यहां पर है उत्तरी सह्याद्री। कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में एक दर्रा पाया जाता है, ऊपर एक दर्रा पाया जाता है। दर्रा समझते हो आप, जिसे पास बोलते हैं या तंग रास्ता, एक पर्वत श्रेणी के मध्य कटा हटा भाग जहां पर तंग रास्ता बना लिया जाता है, आवागमन का साधन हो जाता है। इस दर्रे को बोला जाता है थाल घाट। कौन सा दर्रा है? थाल घाट। अब देखो, यह दर्रा यहां पर स्थित है मुंबई
और यहां पर स्थित है नासिक। क्या स्थित है? नासिक। और यहां पर है मुंबई। कई बार प्रश्न आता है कि थालगाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो थालगाट दर्रा मुंबई को किससे जोड़ रहा है? नासिक से जोड़ता है। इसके अलावा देखो इसी पर्वत श्रेणी में एक दर्रा और है, उस दर्रे की मैं बात करूं तो यह दर्रा कौन सा है? भोरघाट। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा है। जो इधर वाला भाग तो कौन सा है? ये वाला मुंबई है। मुंबई कितने द्वीपों पर स्थित है? 7 द्वीपों पर स्थित है, जिसमें से आपको नाम बताना है। मैंने स्थिति विस्तार की बात की थी, तब ये चर्चा भी हो गई थी आप हमारी, तो आप सभी को बताना है कि मुंबई कितने द्वीपों पर स्थित है। तो देखो मुंबई 7 द्वीपों पर है, ये तो मैंने बता दिया। कितने द्वीपों पर स्थित है मुंबई? 7 द्वीपों पर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 7 द्वीप कौन कौन से हैं। तो इधर ये भोरघाट दर्रा है, यह मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखो, थालगाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और एक दर्रा और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बालघाट दर्रा। यह दर्रा मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आगे देखो दोस्तों, मध्य सह्याद्री। कौन सी सह्याद्री है? मध्य सह्याद्री। इसका विस्तार मुख्य रूप से सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? इसमें कर्नाटक में है, लेकिन 2 राज्यों की बात करें तो गोवा और कर्नाटक में है। मध्य सह्याद्री के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, जहां पर लोह अयस्क के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियां भारत में लोह अयस्क के लिए या लोह अयस्क के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। कौन सा मिलता है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, जिसमें देखो लोहा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और इसके बाद में पाइराइट्स। ये 4 प्रकार की लोहे की किस्म होती हैं, जिसमें से मैग्नेटाइट लोहे की किस्म है, यह सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है। कैसा है? सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है। आगे देखो दोस्तों, यहां की ऊंची चोटी मैंने बताई कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई 1842 मीटर है। इस क्षेत्र में कर्नाटक में किसका उत्पादन किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अर्थात बाबा बुदन की पहाड़ियों में किसका उत्पादन किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह मध्य सह्याद्री कॉफी के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। इसके बाद में देखो, तीसरी है दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी है दोस्तों तीसरी? दक्षिणी सह्याद्री। इन पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, और कार्डामम इलायची की पहाड़ियों के साथ साथ ही एक और लिख दो आप, नागरकोयल। नागरकोयल की पहाड़ियां। आगे देखो, सबसे पहले बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का कार्य करती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो देखो, इसका विस्तार की बात करें, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ की ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा या डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर, और किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत की यह कैसी ऊंची चोटी है? दूसरी ऊंची चोटी है। और देखो, यहाँ पर इस दोदा बेटा के आसपास ही उड़क मंडल या ऊटी नामक हिल स्टेशन स्थित है, जहां तमिलनाडु में यहाँ पर्यटन का प्रमुख आकर्षक केंद्र बना हुआ है। आगे देखो दोस्तों, इन पहाड़ियों में ऊटी या उड़क मंडल नामक हिल स्टेशन या पर्यटन नगर है। तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह ऊटी या उड़क मंडल कहाँ है? तमिलनाडु के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है। और देखो दोस्तों, इस टोडा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भैंस पालन। कैसा है? भैंस पालन। इसलिए भैंस पालन संस्कृति भी बोला जाता है किसको? टोडा जनजाति। अर्थात यह जनजाति अपने जीवन यापन के लिए भैंसों का पालन करती है, और इस प्रकार इस जनजाति को भैंस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भैंस पालन। इसलिए इस जनजाति को क्या बोला जाता है? भैंस पालन संस्कृति।
इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भैंस पालन। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट मिलते हैं। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का कार्य करती हैं? तो कौन सी पहाड़ियां करती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में केरल में क्या स्थित है? साइलेंट वैली या शांत घाटी स्थित है, जहां पर किसकी स्थापना की गई है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी घाटी स्थित है? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है, जो केरल राज्य में है। और इस शांत घाटी से दोस्तों अनेक बार प्रश्न आया हुआ है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। आगे मैं बात करूं तो शांत घाटी क्षेत्र में ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व सूची या नेटवर्क में शामिल किया गया है। आगे देखो दोस्तों, इन पहाड़ियों में नीलकुरंजी फूल भी पाए जाते हैं। इन कारण नीलगिरी की पहाड़ियां नीलकुरंजी फूलों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। आगे है, इन पहाड़ियों के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है, जो तमिलनाडु को केरल से मिलाने का कार्य करता है। या आप बोल सकते हो कि कोयम्बटूर को कोच्चि से मिलाता है। इसको किससे मिलाता है? कोयम्बटूर को कोच्चि से मिलाने का कार्य करता है। हम पहले पालघाट दर्रे की ही बात करें तो देखो, नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। यह दर्रा तमिलनाडु के सेलम या कोयम्बटूर को केरल के किससे मिलाने का कार्य करता है? कोच्चि से मिलाने का कार्य करता है। और दोस्तों, कोयम्बटूर से संबंधित कई बार प्रश्न आता है कि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो कोयम्बटूर को बोला जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, किसको बोला जाता है? कोयम्बटूर को बोला जाता है। नोट लगा के लिख लो, कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे देखो, अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अन्नामलाई की पहाड़ियां। यह पहाड़ियां पालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित हैं। किस किस राज्य में है? केरल और तमिलनाडु में है। इनकी सबसे ऊंची चोटी अर्थात दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। कौन सी है? अनाईमुडी स्थित है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो आपको इस इंपोर्टेंट लगाकर लिख लो। इसके बाद में यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ी के पास 3 पहाड़ियां आकर मिलती हैं। मैंने डायग्राम में क्या बताया? देखो, अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास 3 पहाड़ियां आकर मिलती हैं, जिनमें हम बात करें कि अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसके बाद में यहाँ पर है पालनी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर है कोडाईकनाल या इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ। तो कौन कौन सी आ गई? अन्नामलाई की आ गई, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ आ गई, और एक कौन सा आ गई? पालनी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। आगे देखो, कार्डेमम या कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ, इनका विस्तार केरल व तमिलनाडु में है, अर्थात दोनों की सीमा पे स्थित हैं। इलायची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? इलायची का। और दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है, यह मसाला उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? मसाला उत्पादन के लिए जानी जाती है, जिसमें यहाँ पर लौंग, इलायची, काजू, किशमिश आदि सभी की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। अब देखो, इन इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में एक दर्रा स्थित है। कौन सा? सैनकोट दर्रा। या इन इलायची की पहाड़ियों में एक दर्रा स्थित है, सैनकोट दर्रा, इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। यह दर्रा केरल का एक स्थान है, तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। इसको किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। अब देखो, अगली नोट लगा के लिख लो या इंपोर्टेंट करके भी लिख लो। अगर नागरकोइल नहीं आए तो भारत की दक्षिणतम पहाड़ी आपको कार्डामम या इलायची करनी है, और नागरकोइल आ जाए तो आपको नागरकोइल करना है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ पर देखो मेलागिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? एक छोटी सी पहाड़ी और है मेलागिरी की पहाड़ियाँ, जो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन पढ़ना है। 6 दिन पढ़ो, संडे के दिन आप रिवीजन करो। हमारी जो भी यूट्यूब पर क्लासें डाली जा रही हैं, ऐसा समझ लो कि बहुत शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप कहीं भी इन चीज़ों का आप मिलान कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी आपके यहाँ क्लासें ली जा रही हैं, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हमारी क्लासों की PDF आपको लेनी हो तो आप प्लस एकेडमी सीकर का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हो और उस पर आप अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।